हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम निपटाएंगे यार ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को वन शॉट के अंदर खत्म। बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि एक सिंगल वीडियो के अंदर ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आ जाए तो ये इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। हाँ, अगर चाहते हो कि यार फिजिक्स के अंदर 70 में से 70 लाने हैं, बढ़िया वाला कंटेंट चाहिए, नोट चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बना हुआ है। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बढ़ते हैं आगे और ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर को करते हैं खत्म। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यार टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरा जितना भी कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है तो इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं और बहुत जल्दी उनका सोल्यूशन बता दिया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को भाई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर लेना। ये नहीं वेले में हाय सर, हेलो सर, कैसे हो सर, इन सब चीजों से दूर रहो। ठीक है, तो अभी निपटाएंगे यार ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। देखो यार, हमने चैप्टर का नाम जो पढ़ा है वो क्या है? ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर ऑफ किसका? रेडिएशन, मतलब लाइट की बात कर रहा है, एंड मैटर। पहले हम रेडिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो अभी तक तुमने रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया, वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया, ईएम वेव्स पढ़ लिया। तो इन सब चैप्टर्स में ना तुमने देखा है कि ये बोला गया है कि लाइट यार रे है, लाइट वेव है, मतलब वेव प्रॉपर्टीज है, रे प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम दो नेचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि भाई रेडिएशन को एज ए वेव बोले या फिर पार्टिकल बोले। अब वेव तो बोल दिया था किसने? इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में, पोलराइजेशन में। इन सब ने क्या बताया था कि जो रेडिएशन है मतलब लाइट है वो एज ए वेव है भाई। ठीक है, चलो। अब न्यूटन जी की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी उसमें भी बोला गया कि लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, कॉर्पस्कल्स से बनी होती है, टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना। तो बाद में वो थ्योरी झूठी पड़ गई। लेकिन फिर उसके बाद ये फिनोमिनास आए, इन्होंने बोल दिया कि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस के थ्रू बताती है कि वो वेव है, डिफ्रैक्शन हुआ तो वो बताती है वेव है, पोलराइजेशन हुआ तो वो बताती है वेव है। लेकिन फिर आए, मतलब फिर कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ? वो हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट ने शो किया कि लाइट यार पार्टिकल है। ठीक है, मतलब लाइट के यार दो नेचर है, दोगलापन है लाइट के अंदर, ड्यूल नेचर है। मतलब लाइट एज ए वेव भी बिहेव करती है और एज ए पार्टिकल, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज इस चैप्टर में मतलब हम जो फोकस रखेंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर रखने वाले हैं। समझ आया? चलिए। अच्छा, मैटर। भाई मैटर किससे बने? पार्टिकल से। तो ये तो पता ही है कि भाई पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, बट मैटर एज ए वेव, मैटर एज ए वेव भी बिहेव करता है। ये भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका प्रूफ नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है, डिलीटेड है वो हमारे पोर्शन से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला कि न्यूटन जी ने बताया था कि लाइट क्या है भाई? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, टाइनी कॉर्पस्कल्स होते हैं लाइट में, है ना। तो ये मैंने पिछले चैप्टर में भी तुम्हें समझा दिया था, जो आप लोगों का पिछला चैप्टर था वेव ऑप्टिक्स। फिर उसके बाद 1801 में थॉमस यंग जी आए, उन्होंने वाईडीएससी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब इंटरफेरेंस शो किया और उससे बताया कि इनके पास वेव प्रॉपर्टी है। फिर डिफ्रैक्शन हुआ, ये सब चीजें बता दिया। लेकिन लास्ट में 1905 में फिर से क्या हुआ भाई साहब? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने शो किया कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। तो इस चैप्टर में हम दो नेचर के बारे में बात तो कर रहे होंगे, बट पढ़ेंगे किसके किसको? सिर्फ इसको पढ़ेंगे। समझ में आई चीजें? आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यार होता क्या है? देखो मेटल है, मेटल के अंदर क्या होते हैं यार? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए होते हैं, बिल्कुल अंदर की तरफ होते हैं, कुछ ऊपर की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो सरफेस पे होते हैं ना उनको इजेक्ट किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, तो जो ये इजेक्शन वाला प्रोसेस है ना, कि भाई प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, वो कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन किसकी हेल्प से निकाल? व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली लो वेवलेंथ। भाई जब लाइट जिसकी वेवलेंथ कैसी हो? लो है, लो, और उसको किस पे फॉल किया जाता है? मेटल सरफेस पे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाते हैं भाई? बाहर निकल जाते हैं। इस फिनोमिना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, ये मेटल है और ये मेटल का सरफेस दिखाया गया एक तरीके से। इसमें क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो बिल्कुल सरफेस पे हैं। यहाँ से लाइट आई, रेडिएशन आई, और ये इनको एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो गए।
जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं उनको इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, मतलब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इनको आप? फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो आप बेटा जी इनको? फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो रेडिएशन फॉल करी है, यहाँ पे क्या है? रेडिएशन फॉल करी। रेडिएशन मतलब ये क्या है भाई? ये पार्टिकल्स हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज। रेडिएशन, ये जो लाइट है ये क्या है? ये भाई स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, मतलब एक तरीके से पार्टिकल्स आ रहे हैं छोटे 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 छोटे, ठीक है। अभी तुम्हें क्या समझना था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? भाई जब लाइट फेंकी जाती है किसी मेटल सरफेस पे जिसकी वेवलेंथ कैसी है, मतलब लाइट की वेवलेंथ कैसी है? लो है। तो वहां पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे होते हैं वो एनर्जी लेते और बाहर आ जाते हैं, एनर्जी लेते और बाहर आ जाते हैं। क्लियर है? चलो। एनसीईआरटी कहती है भाई ये 3 तरीके के, बट बाकी बुक्स में ये 4 तरीके के भी हैं, बट एनसीईआरटी हम फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट। हम्म पहला जो है वो भाई साहब वो है थर्मियोनिक एमिशन। नाम से पता लग रहा है ये जो थर्मियोनिक एमिशन है ये क्या है? थर्मियोनिक्स, थर्मल मतलब हीटिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हीटिंग की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे हम मेटल को हीट करके, मेटल को हीट करके एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन्स को और वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बाय सुटेबली हीटिंग सफिशिएंट थर्मल एनर्जी कैन बी इम्पार्टेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एक होता है फील्ड एमिशन। नाम से पता लग रहा है फील्ड, फील्ड मतलब फील्ड होगा। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं मेटल के पास, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं मेटल के पास, तो इलेक्ट्रॉन जो है उनको एनर्जी मिल जाती है और वो पुल आउट हो जाते हैं मेटल से। तो ये भी एक इजेक्शन का क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। इलेक्ट्रॉन को निकालने का एक प्रोसेस हो गया। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें क्या होता है कि लाइट फेंकी जाती है, और वो मैंने बता दिया है। या तो आप बोलो कि देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स का रिलेशन होता है, ठीक है। देखो आपको पता ही होगा कि सी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी लैम्डा होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में आप ये रिलेशन बोल सकते हो। अगर आपने वेवलेंथ छोटी बोली है तो ये थोड़ी ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी ना। तो आप तो या तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बात कर लो या फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमने वेवलेंथ के बारे में बोला है, लो वेवलेंथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो व्हेन लाइट ऑफ, 1 मिनट कलर, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेट्स, मतलब फेंका जाता है ए मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन आर emitted फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। आप लोग देख सकते हैं ये रो, ठीक है भैया। समझ में आ रही है चीजें? एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड किया जाता है किसके ऊपर? मेटल सरफेस के ऊपर, और वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लाते हैं, ठीक है। तो वो सेकेंडरी इसलिए क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स तो फेंक रहे हैं ना, वो प्राइमरी हुए, और जो निकल के आ रहे हैं वो सेकेंडरी हुए। वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में 3 दिए हुए, तो 3 के ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चल, अब हम सबसे पहले ना फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे यार? फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। मतलब जो ये अभी हमने स्टार्टिंग में रेडिएशन फॉल कराई थी ना, ये जो रेडिएशन हमने फॉल कराई है, ये जो रेडिएशन है, ये इसमें होता क्या है? ये फोटोन्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटोन्स होते हैं। उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलो यार, तो देखो हमने बोला कि लाइट किससे बनी होती है भाई? लाइट जो बनी होती है, 1 मिनट कलर दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइट जो बनी होती है वो बनी होती है भाई एनर्जी पैकेट से बनी होती है। मतलब छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, जैसे लेज के पैकेट होते हैं ना भाई। मतलब क्या है कि बहुत सारे लेज तुमने बना लिए और उनको अब छोटे छोटे पैकेट्स में पैक कर दिए, फेंके जा रहे, लो भाई पकड़ पकड़ पकड़। है तो लेज ना, बट वो लेज कैसे हैं? वो पैकेट्स में आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं भाई साहब? पैकेट्स में आ रहे हैं। तो आप बोलोगे कि जो लाइट है वो किससे बनी हुई है? लाइट बनी हुई है यार एनर्जी पैकेट से। किससे बनी हुई है? एनर्जी पैकेट से बनी हुई है। और इन एनर्जी पैकेट को वेव पैकेट्स भी बोल सकते हो, या फिर आप क्वांटा बोल सकते हो, ठीक है। समझे? मतलब ये जो रेडिएशन आ रही है ना, उनमें क्या है? वैसे तो बोला गया है कि वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, बट पार्टिकल थोड़ा, साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ये सेट नहीं बैठता कि पार्टिकल्स बोलो, वो अच्छी बात नहीं है, तुम बताओ इसमें क्या है एक्चुअल। तो बोला गया कि ये पार्टिकल्स ना बोल के आप एनर्जी बोलो, कि एनर्जी पैकेट्स होते हैं, या फिर वेव पैकेट्स बोलो, या फिर क्वांटा बोलो आप लोग, ठीक है। तो समझ गए कि भाई लाइट किससे बनी होती है? एनर्जी पैकेट से बनी होती है। उसमें छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं। क्लियर है? इन्हीं को बोला जाता है क्या? फोटॉन्स। इन्हीं को क्या बोला जाता है? फोटॉन्स बोला जाता है। अब फोटॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें
तो फोटोन जो होता है भाई हमेशा ट्रेवल करते हैं किस स्पीड पे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पे ये ट्रेवल करते हैं वैक्यूम में, ठीक है। और जो मास है ना फोटोन का वो डिफाइन नहीं है, मतलब पता नहीं लगा अभी तक, सिर्फ ये बोला जाता है कि जो रेस्ट मास है फोटोन का वो क्या है, 0 है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है 0 है। समझ में आ रही है चीजें भाई साहब? अगर कोई तुमसे पूछे कि फोटोन का मास बताओ, तुम बोलना यार नहीं पता। हाँ ये है कि अगर उसको रेस्ट पे हम ले आते हैं तो 0 है उसका मास। कितना है? तो 0 है, ठीक है। चलो जी, फोटॉन्स कैसे होते हैं भाई? फोटॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, तो आप बोलोगे कि वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होते हैं तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ेगा ना ही मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, तो आप बोल सकते हो कि इन पे की कोई चार्ज नहीं होता, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। 1 मिनट। चलो, हर एक फोटोन के पास क्या होती है भाई, एक एनर्जी होती है। हर एक फोटोन के पास क्या होती है, एनर्जी होती है और मोमेंटम होती है। जो एनर्जी होगी उसको शो करते हैं E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी से, और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन तो तुम्हें पता ही है, C/λ, तो उसको पुट कर देंगे। और मोमेंटम क्या होता है भाई? मोमेंटम मोमेंटम होता है एच अपॉन में लैम्डा। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ सेम लाइट, मतलब लाइट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आई? तो भाई ये जो हम बोलेंगे ना कि इतनी एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी जो होगी वो फोटोन की एनर्जी होगी। मान लो हमने बोला एच फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर बुक में ऐसे भी लिखा होगा एच, ऐसे करके लिखा होगा। तो ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन है। एनर्जी ऑफ एक फोटोन है ये, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा यार? लाइट किससे बनी होती है? एनर्जी पैकेट से बनी होती है, उनको वेव पैकेट भी बोलते हैं, क्वांटा भी बोलते हैं, वही फोटोन्स कहलाते हैं। और फोटोन्स की प्रॉपर्टी क्या है? ए फोटोन ऑलवेज ट्रेवल एट स्पीड ऑफ दिस, और रेस्ट मास जो होता है वो 0 होता है। अगर रेस्ट पे ले आओगे तो बता सकते हो कि 0 है, अदरवाइज नहीं बता सकते। और ये इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ने वाला। और फोर्थ वन इज कि इनके पास एक एनर्जी होती है, और एनर्जी कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन C/λ। ऐसे ही मोमेंटम क्या होता है? एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, नीचे इज क्या? लैम्डा। क्लियर है? सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी है यार, किसकी वैल्यू कितनी है। मैंने चीजों को आसान करने के लिए तुम्हारे लिए ये नोट्स पहले से बना लिए, और ये जो देरी से वन शॉट आ रहे हैं ना वो तभी आ रहे हैं, बढ़िया वाले नोट्स आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, लेक्चर नोट्स, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या होता है, टोटल एनर्जी जो होगी बेटा जी, ये याद रखना, ये याद रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो टोटल एनर्जी होती है, या फिर मैं बोलूँ कि जो टोटल मोमेंटम होती है, ये जो टोटल एनर्जी या टोटल मोमेंटम है, ये मतलब कंप्लीट की बात कर रहे हैं हम, सिस्टम की बात कर रहे हैं, आर कंजर्व्ड इन फोटोन मैटर पार्टिकल्स। फोटोन मैटर पार्टिकल्स मतलब इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। क्लियर है? तो याद रखना कि जो एनर्जी एंड क्या होता है भाई साहब, मोमेंटम होता है, वो कैसे रहते हैं? कंजर्व्ड रहते हैं। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। इसी तरीके से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कंप्लीट की बात करें, हम टोटल का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही हैं चीजें? चलेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। इन्होंने बोला ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग ए गिवन एरिया इन ए गिवन टाइम, द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन्स द सेम। अभी मैंने तुम्हें क्या बोला था, ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि ये जो एनर्जी है ये किसकी एनर्जी है भाई साहब? ये फोटोन की एनर्जी है। अब हम क्या करेंगे, देखो मान लो एक एरिया मैंने लिया, मान लो मैंने एक एरिया यहाँ से लिया, ये एरिया लिया हमने, ठीक है, ये एरिया हमने लिया, और इस एरिया में से अब फोटोन्स आ रहे हैं, इस एरिया में से अब फोटोन्स आ रहे हैं। फोटोन्स को कुछ ऐसे शो करते हैं, ठीक है। हमने क्या करा कि इनको इंक्रीज कर दिया, पहले 2 जा रहे थे अब 3 4 जा रहे हैं, 4 5 जा रहे हैं। तो भाई एनर्जी तो उनकी सेम ही है, फोटोन की एनर्जी सेम ही है। उससे सिर्फ क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ से क्रॉस कर रहे थे इस एरिया में से, इस एरिया में से गिवन टाइम में, वो इंक्रीज हुए हैं। अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, समझ में आ रही है चीजें? क्लियर है? चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को याद करनी है फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर। अब बात करते हैं वर्क फंक्शन की। कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं आप लोगों के लिए। वर्क फंक्शन क्या होता है? देखो यार, हमने क्या किया कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला। अब हम आप क्या कर रहे हो, लाइट को फॉल करवा रहे हो। लाइट फॉल कराने से आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन जो पड़े हुए हैं ना, वो क्या कर रहे हैं,
जैसे कि मान लो अभी क्या है कि तुम अपने भाई को बोल रहे हो कि यार काम करने मेरे साथ काम करवा दे ये, ठीक है। तुमने अपने भाई को बोला कि मेरे साथ ये काम करवा दे, तूने तो उसने कहा मैं नहीं करवाऊंगा। तो तुमने कहा यार ये 10 रुपये पकड़, तो बोलेगा नहीं छोड़। फिर तू बोलेगा यार 20 रुपये पकड़, फिर बोलेगा नहीं। तुम 50 देगा, वो सोचेगा हाँ यार 50 मिल रहे तो थोड़ा सा और बोलता हूँ कि ठीक है। तो तुम बोलेगा ले 60 पकड़, तो वो चलेगा तेरे साथ। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, मेटल के सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनको एनर्जी मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। तो वो एक सफिशियंट एनर्जी लेने के बाद बाहर आते हैं। सफिशिएंट एनर्जी मतलब एक एनर्जी जो टारगेट होता है ना उनका, भी हाँ इतनी एनर्जी तो मुझे चाहिए चाहिए, वो एनर्जी लेके वो बाहर आते हैं। वो कहलाता है क्या, वर्क फंक्शन। वो क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। तो एक बार इसकी पूरी डेफिनेशन एक बार देख लो यार। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, उसे बोला जाता है क्या, वर्क फंक्शन। क्या बोला जाता है उसे, वर्क फंक्शन बोला जाता है। समझ में आया। इसको हमेशा किस तरीके से मेजर करते हैं यार, ईवी। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं पूरा आपको समझाऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी सब्र करो थोड़ा सा, अभी सब्र करो। ठीक है, तो भाई वर्क फंक्शन क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। कहाँ से, मेटल सरफेस। अब इसको शो किससे करते हैं यार, फाई से शो करते हैं। कई बुक में इसको ऐसे करके शो किया होता है, फाई नोट से शो किया होता है। कई बुक में इसको डब्ल्यू से भी शो किया होता है, सीधा डब्ल्यू से भी शो किया होता है। तो आपकी मर्जी है, सिर्फ एक नोटेशन है वो आपको बस पता होनी चाहिए कि यार इस तरीके से वर्क फंक्शन को बताते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। चलो इस वर्क फंक्शन का हम फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, इस वर्क फंक्शन का हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। अब ये जो वर्क फंक्शन है ना, इसको ऐसे लिखेंगे। देखो यार, ये जो वर्क फंक्शन है ये है क्या, ये है तो एनर्जी है ना, है तो एनर्जी है, एनर्जी है। अब ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है, लाइट से आ रही है, मतलब फोटोन से आ रही है। तो उसी फॉर्म में ही एनर्जी मिल रही है। तो आप बोलोगे कि फाई जो यहाँ पे लिखा जाता है वो लिखा जाता है एच फ्रीक्वेंसी नोट लिखा जाता है। एच फ्रीक्वेंसी नोट मतलब ये फ्रीक्वेंसी नोट क्या है, ये फ्रीक्वेंसी नोट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि भाई इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी से नीचे एमिशन नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच सी बाय लैम्डा नो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल सकते हो। कि हाँ यार इतनी तो वेवलेंथ होनी चाहिए लाइट की तभी एमिशन हो, इतनी तो वेवलेंथ होनी चाहिए लाइट की तभी एमिशन होगा, या फिर इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, इससे नीचे हुई तो एमिशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर है, तो वर्क फंक्शन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ मटेरियल्स की या फिर मेटल्स की, जो आप लोगों के पास यार लिखे हुए हैं। ये वर्क फंक्शंस हैं जो आप लोगों को याद कर लेने हैं, अलग अलग मेटल्स के हैं। ठीक है, अलग अलग मेटल्स के हैं, कुछ याद कर लेना, जैसे मेन 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 याद कर लेना, जैसे कि यार पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। ऐसे इन कुछ के याद कर लेना, वो आप लोगों के लिए सही रहेगा। बट मैं बोलूंगा कि एक बार देख लेना, एक बार देख लेना आप लोगों के पास कि वर्क फंक्शन किस मेटल का कितना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये किस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं। अब मैंने बोला था ना कि कई बुक्स में इसको फाइव नोट से भी शो किया होता है, तो इवन एनसीईआरटी में फाइव नोट से है। किसमें है, एनसीईआरटी में ये फाइव नोट से है। देखो एनसीईआरटी में ये फाइव नोट से है। क्लियर, चलो अब आ जाते हैं आइंस्टाइन जी की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना, इसको करते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, इसको समझते हैं, ये है क्या, मतलब ये जो इक्वेशन दी ये है क्या। अब फोटॉन्स आए, ठीक है भाई। अब क्या आया, फोटॉन्स आया। सबसे पहले फोटॉन्स आए, फोटॉन्स आए और यहाँ पे फोटॉन्स आके गिर रहे हैं किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर। ये एक मेटल सरफेस मैंने बना दिया। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, मेटल सरफेस मैंने बना दिया है। और इस मेटल सरफेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे कौन पड़े हुए हैं भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं अभी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे कौन पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो ये एनर्जी लेंगे और ये क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो यार, अब फोटोन की जो एनर्जी है वो तो एच फ्रीक्वेंसी है ना। अब इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस एनर्जी को लिया, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन। मान लो ये एनर्जी अगर ज्यादा है, मान लो इसको यार मान लेते हैं कि ये
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जस्ट मान रहे हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको रिक्वायर्ड है, तो बाकी कहाँ गई? तो बाकी यार काइनेटिक में यूज हो गई, बाकी उसके मोशन में यूज हो गई, बाहर आने में यूज हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वही किया है। सबसे पहले हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ली जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, उसको इंसिडेंट करवाया किसी एक मेटल सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पे जो फोटॉन्स है भाई साहब, उनकी एनर्जी मैंने बता दी कि वो ऐसे है। अभी एच फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी पे लिखेंगे सी बाय लैम्डा। अब उसको फॉल करा दिया सरफेस के ऊपर। अब क्या होगा कि एक जो पर्टिकुलर फोटोन है वो क्या करेगा, वो कोलाइड कर जाएगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, एक फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन पे गिरा, उसको एनर्जी दी, वो अपनी सारी एनर्जी सप्लाई कर देगा यार, कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा तो वो बाहर आ जाएगा, मेक कम आउट ऑफ द मेटल। कई बार ये होता है भाई साहब, वो एनर्जी लेने के बाद, सफिशिएंट एनर्जी लेने के बाद भी बाहर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो कोलाइड भी कर सकता है अंदर। अगर वो कोलाइड करेगा तो उसका फिर एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक है, बट हम मोस्टली यही पढ़ते हैं कि वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है, उसको लेने के बाद वो बाहर आ जाता है। ठीक है, चलो, तो अब वो क्या है भाई, उसने एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिया, एच सी बाई लैम्डा से अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करेगा, बची हुई एनर्जी से वो बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी हुई वो क्या हो रही है, वो टोटल एनर्जी में से हमने वर्क फंक्शन को निकाल दिया है। देखो टोटल एनर्जी आई ई, उसमें से वर्क फंक्शन ले लिया, फाई नॉट ले लिया। अब बची एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो है, वो मोशन में यूज होगी। ठीक है, तो यही है हमारे पास किसकी इक्वेशन, आइंस्टाइन जी की इक्वेशन। के मैक्स, मतलब अब मैक्स क्यों लिखा जा रहा है, मैक्स क्यों लिखा जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली शो हुआ था कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना तो मैक्सिमम एनर्जी से ही आएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर आएगा। तो के मैक्स जो होता है वो ई माइनस फाइव होगा। ई को लिख सकते हैं एच फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव नॉट। क्लियर? ठीक है, अब इसी से रिलेटेड ना ग्राफ बना सकते हो आप कुछ। देखो यार, अब इसको कुछ ऐसे ग्राफ बना सकते हो, रुको, यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राफ हम बना सकते हैं, रुकना, ऐसे। अब हम क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं यार काइनेटिक एनर्जी, और इधर ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या तुम्हें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन पता है भाई साहब? यहाँ पे जो h है वो कौन है, यहाँ पे इस इक्वेशन में जो h है भाई साहब वो स्लोप है। वहां, अरे एक मिनट, यहाँ पे इधर रख दूं, इधर भी नहीं रख सकते यार इसको। इधर रख देते हैं पहले इसको। अब ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में देखो, इसको और इसको कंपेयर करो। तो भाई ये जो है ये फाइव हुआ, मतलब एक्स जो है वो हमारा एफ हुआ, तो इधर हमने एफ ले लिया। ये हमारा वाई हुआ, तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी इधर ले ली। ये हमारा स्लोप हुआ, तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, बट इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन की तरह ही ग्राफ आप लोग बना दोगे। क्लियर है? यस और नो? तो ये जो है ये आप लोग बता सकते हैं कि ये क्या है, एच है भाई साहब। क्या है ये, एच है। समझ में आ रही है चीजें? क्लियर? हाँ जी, फटाफट से बताओ यार। यार सिंपल, तुम अगर ये नहीं लिखना चाहते मत लिखो यार, तुम सिंपल ये समझ लो कि भाई ये देखो, ये जो सी है ये इंटरसेप्ट होता है, तो ये नेगेटिव पे हो रहा है, तो ये नेगेटिव पे जाके हो, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस होगा ना भाई, मतलब माइनस के एक नेगेटिव वाला एक्सिस है। और ये एम इज स्लोप, तो पॉजिटिव स्लोप की बात करेंगे, एक्सिस एफ होगा हमारा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिख दूं, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और ओपन करके लिख दूं कि के मैक्स जो है मैं उसको ऐसे लिख दूं, एच फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी नॉट में लिख दूं, और के मैक्स को देखो यार, जो मैक्सिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आप उसको ईवी नॉट से भी लिख सकते हो। किससे लिख सकते हो, ईवी नॉट से। वो अभी मैं बताता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या कई बच्चे क्या करते हैं, इसको नहीं लिखते पूरा, आप इसको फाइव लिख के चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइव लिख के चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे मैं बोलूंगा कि लिख लेना, वैसे मैं बोलूंगा कि लिख लेना एच फ्रीक्वेंसी नॉट, एच फ्रीक्वेंसी नॉट। जैसे यहाँ पे हम वी नॉट की वैल्यू निकालते हैं तो ये एच बाई ई एफ माइनस एच बाई ई एफ नॉट बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हुई होगी, मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ, ऐसे कर लो आप। इतना समझो, पहले इतना समझ लिया, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना लिया, इतना तो समझ लिया होगा। चलो जी, अब ध्यान से देखना।
अब मैंने क्या किया कि के मैक्स को मैंने लिखा कि के मैक्स जो होता है वो ईवी होता है। क्योंकि देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अच्छा, पहले मैं तुम्हें ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझा देता हूँ, फिर ये वाली इक्वेशन तुम्हें समझ में आएगी। पहले मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझा देता हूँ, रुको। पहले यहाँ पे हम एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ लेते हैं कि होता क्या है यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। देखो यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। अब मान लो आपने क्या किया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसको बाहर निकालना है। अब बाहर निकालना तो भाई उसको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी और वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वोल्टेज का कुछ सीन लेके आएंगे। मतलब हम ये बोलेंगे कि हम यहाँ पे ये क्या करेंगे कि भाई ये एनर्जी है जो गेन करी है किसने, इलेक्ट्रॉन ने। कब गेन करी है, जब हमने उसको एक्सेलरेट किया कितने से, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट से। जब हमने उसको एक्सेलरेट किया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन रखा है, उसको हमने क्या किया कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे अप्लाई किया, तो वो एक्सेलरेट हो गया। तो उसने एक एनर्जी गेन करी ना, अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो एक एनर्जी गेन कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है। और इसको लिखते कैसे हैं यार, 1 eV लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में होता है ये। आपने फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स में पढ़ा था, वो चार्ज की बात करते हैं, बट यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये जूल में होगा। क्लियर है। ठीक है, आप इसको 1.6 लिख सकते हो, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू आप ऐसे बोल सकते हो कि 1.602 होती है। हम मोस्टली यूज करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हम यूज करेंगे। क्लियर है, समझ में आया। अब वही बात मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ यहाँ पे कि भाई ये के मैक्स को ईवी कैसे लिख रहा हूँ। अभी के मैक्स का मतलब क्या है यार, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसको कब मिल रही है, जब उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है 1 वोल्ट से, तो वो मोशन में आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे अब इसको वी नॉट लिखो, ये वी नॉट का मतलब आगे जाके समझ में आएगा। तो आप के मैक्स को आप ऐसे लिख सकते हो कि ईवी नॉट है, तो आप लिखोगे ईवी नॉट इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव या फाइव नॉट। जी की इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन याद रखना, के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं दोबारा से। देखो यार यहाँ पे आप लोगों को एक चीज जो है वो नोट कर लेनी है। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जो वर्क फंक्शन होता है प्लेटिनम का, वर्क फंक्शन जो होता है प्लेटिनम का वो हाईएस्ट होता है। ठीक है, और जो लोवेस्ट होता है वर्क फंक्शन वो सीजियम का होता है। किसका होता है, सीजियम का होता है। क्लियर है, ये याद रखना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है कि किसका वर्क फंक्शन कितना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब आ जाते हैं यहाँ पे। हमने इक्वेशन बना ली है, हमने इक्वेशन बना ली है कि के मैक्स जो है वो क्या होगा, वो होगा एच फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव या फाइव नॉट होगा, यही होगा। अब ध्यान से देखना यार, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हो तो वो तो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या पॉजिटिव होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार उसमें अगर वेलोसिटी होगी तभी तो बाहर आएगा वो। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसको एनर्जी दी। आपने क्या किया, उसको एनर्जी दी। एनर्जी कहाँ से दी, फोटोन से दी। अब वो एनर्जी गेन कर रहा है, अब वो बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो के मैक्स है या फिर काइनेटिक एनर्जी है वो यार हमेशा क्या है, नॉन नेगेटिव है। आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है, हमेशा नॉन नेगेटिव है। अब ये बोल सकते हो। ठीक है, अब ये नॉन नेगेटिव कब हो सकता है भाई, ये इक्वेशन नॉन नेगेटिव कब हो सकती है, या वैसे भी अगर किसी को ये भी ध्यान में ना हो कि एनर्जी लेने को तो बाहर ही आएगा तो पॉजिटिव। सिंपल आप इस तरीके से भी मान सकते हो ना कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। अब मास तो नेगेटिव होने से रहा भाई साहब, मास तो नेगेटिव होने से रहा, और वी का स्क्वायर है, अगर उसका आप नेगेटिव लिखे तो भी स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव आ रहा है, तो के हमेशा क्या है, नॉन नेगेटिव है। इतना तो समझ में आया होगा। चलो, अगर ये नॉन नेगेटिव है तो ये नॉन नेगेटिव कब कब हो सकता है भाई, अगर ये इक्वेशन हमें दे रखी है, अगर ये इक्वेशन हमें दे रखी है ये वाली, तो इससे साफ पता लग रहा है कि अगर नॉन नेगेटिव है तो इसका मतलब एच फ्रीक्वेंसी हमेशा बड़ा होगा किससे, फाइव नॉट से। मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी, सॉरी, एच फ्रीक्वेंसी फाइव नॉट जो मैंने बोला वो वर्क फंक्शन बोला, और उसको एनर्जी की फॉर्म में लिखता हूँ एच फ्रीक्वेंसी नॉट, मतलब एफ ग्रेटर देन एफ नॉट, ये होना चाहिए, ये हमेशा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आप लोगों को याद रख लेनी है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो यार, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा
मतलब थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। मैंने एनसीईआरटी की यहाँ पे जो इमेजेस है वो क्यों लगाई है यार, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं ना तो थ्योरी का पोर्शन हमारा कटना नहीं चाहिए, सारी चीजें हमें आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इन्होंने बोला है कि जो मोर टाइटली होंगे ना, जो मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यार काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो ई माइनस वर्क फंक्शन है। अब जो टाइटली बाउंड होंगे उनको वर्क फंक्शन ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो जो हमारी ज्यादा वाली है, जो ज्यादा वाली मतलब टोटल एनर्जी है हमारी, इनिशियल जो एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन अगर ज्यादा जुड़ता, मतलब हमारी एनर्जी आ रही है 10, इधर से उसने रिक्वायर्ड हो गया कितना भाई, वर्क फंक्शन 8 का रिक्वायर्ड हो गया, तो 10 - 8 उसके लिए 2 ही बचा ना, तो उतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ वो बाहर नहीं आएंगे, ये एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, ओके, चलो जी। अब यहाँ पे देखो, इंक्रीज करना क्या, इंटेंसिटी, उससे क्या होगा भाई, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हमने इंटेंसिटी इंक्रीज करी तो फोटॉन्स इंक्रीज कर दिया ना, और फोटॉन्स ज्यादा गिर रहे हैं सरफेस पे आके, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बाहर आएंगे। क्या बाहर आएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा बाहर आएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो किसके द्वारा मापी जा रही है भाई, वो एनर्जी के द्वारा मापी जा रही है, इंटेंसिटी के द्वारा नहीं मापी जा रही। ये याद रखना। देखो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन है, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ किसके भाई, इंटेंसिटी के, फोटोन इंटेंसिटी के। ठीक है, ठीक है, उस इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का कोई रिलेशन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन से डिसाइडेड होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, वैसे तो आएगी नहीं। तो ये हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया है भाई साहब, और ये मैंने बताया कि ये जरूर याद कर लेना कि हाईएस्ट वर्क फंक्शन किसका है। अरे, हम्म, और लोवेस्ट किसके लिए है, और लोवेस्ट किसके लिए है। चलो, क्लियर। अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी के ऊपर, जो सबसे ज्यादा मेन है हमारे पास, मतलब सारी की सारी चीजें इसी पे डिपेंड कर रही हैं। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है भाई, रेडिएशन फॉल कराना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, वो कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट इसकी अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पे देखो यार, ये क्या है, एक ग्लास ट्यूब है, कैसी है, एविक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। ठीक है, चलो जी। इसके अंदर दो मेटल प्लेट्स हमने लगाई हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, ये वाली जो है इसको हमने बोला कैथोड, मतलब ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। फोटो सेंसिटिव प्लेट कौन सी होती है, जिन पर लाइट फेंकने से क्या होता है भाई, मतलब वो रिएक्ट करते हैं, या फिर बोलो कि इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल जाते हैं। ये ऐसी प्लेट्स हैं जिसमें क्या है, लाइट फेंकेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। और ये है एनोड, इसको हम एमीटर प्लेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, इसको हम एमीटर प्लेट भी बोल सकते हैं, एमीटर प्लेट। ठीक है, एमीटर प्लेट। और इसको हम कलेक्टर प्लेट भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम, कलेक्टर प्लेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये कलेक्ट करेंगे, अभी समझ, हम ही समझना कैसे होगी। अब यहाँ पे क्या है, एक कम्यूटेटर है जिसमें एक रियोस्टेट लगा हुआ है, एक एमीटर लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ से हम बोले तो यहाँ से हम वोल्टेज जो है वेरी कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, पॉजिटिव में कर सकते हैं, नेगेटिव में कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, अब होगा क्या भाई, यहाँ पे क्या है, एक चीज को समझो यार, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ देखो, क्वार्ट्ज विंडो दी हुई है। मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम्स को ही क्यों यूज किया है, क्योंकि तुम्हें भाई ये सबसे ज्यादा आने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीजें बहुत डीप में लिखी हुई है। ये क्या है, एक क्वार्ट्ज विंडो है, ट्रांसपेरेंट विंडो होती है। कैसी विंडो होती है, ट्रांसपेरेंट विंडो होती है। अब ये क्वार्ट्ज की ही क्यों यूज करी गई भाई, यहाँ से जो सोर्स है उससे कौन सी लाइट निकल रही है, यूवी लाइट्स निकल रही है। तो सिर्फ और सिर्फ यूवी रेज ही अंदर पहुंच पाए, सिर्फ और सिर्फ यूवी रेज वाली वेवलेंथ ही, मतलब स्पेसिफिक वेवलेंथ हम पहुंचाना चाहते हैं, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो यूवी वाली रेज यहाँ पे पहुंचे सिर्फ, तो इसलिए क्वार्ट्ज विंडो को यूज किया गया और ये ट्रांसपेरेंट रहती है। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से सोर्स से लाइट आई,
इस प्लेट ने लाइट को सेंस किया, लाइट से एनर्जी ली, मतलब फोटॉन्स इसके ऊपर आके गिरे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे होंगे वो एनर्जी लेंगे। और उसके बाद क्या होगा भाई साहब, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। ये देखो ऐसे, यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यार स्पेस चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज। आगे समझ में आएगा, बट अभी के लिए समझो कि फोटोन फॉल कराने से क्या हो रहा है, फोटॉन्स फॉल कराने से क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल के इकट्ठा हो रहे हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की होगी ही नहीं, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम इसको यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो भाई क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। भाई अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब सर्किट में क्या फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। समझ में आया, वर्किंग एक बार देख लो यार, समझ में आई या नहीं आई। सिंपल सी बात कि लाइट फॉल करेगी, लाइट यहाँ पे फॉल करी, यहाँ से क्या निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल जो हमने बैटरी यूज करी है उनकी हेल्प से। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी आप लोगों को करनी है, समझनी है। मैंने थ्योरी तुम लोगों को बताई है, बट अभी हम एक एक एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। देखो यार, अब इसकी बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। अब ये फोटो करंट कौन है, सबसे पहले तो वो भी बात है। अरे भाई, आप लोगों ने क्या किया कि फोटॉन्स को फोल्ड कराया। आप लोगों ने क्या किया, फोटॉन्स को फोल्ड कराया। फोटॉन्स फोल्ड कराए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकले, जिसको हमने बोला फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो मूव करने से क्या बनेगा, करंट बनेगा। क्या बनेगा, करंट बनेगा। और इसी करंट को हम बोल देंगे फोटो करंट। इसी करंट को हम बोल देंगे कौन सा करंट, फोटो करंट। भाई साहब ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। क्या बोल देंगे, फोटो करंट बोल देंगे। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। अब इन्होंने बोला कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर भाई इंटेंसिटी को मैं इंक्रीज कर दूं तो फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। सबसे पहली बात, जो आप लोगों के पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये कैसा प्रोसेस है, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है भाई साहब, ये कैसा प्रोसेस है। ये भाई साहब इंस्टाटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, आप बोलो 1 to 1 प्रोसेस है, आप ये बोलो इट्स 1 to 1। 1 to 1 का मतलब, ठीक है, 1 to 1 का मतलब, जैसे ऐसे मान लो, जैसे होली होती है ना, होली में तुम क्या करते हो, छोटे बच्चे क्या करते हैं आजकल, भाई मतलब हम भी करते थे। तो वो क्या करते हैं, बैलून लेते हैं, पानी भरते हैं, कलर भरते हैं उसमें और निशाना बनाते हैं ऐसे बच्चों को ना। एक होता है कि तुम छत पे खड़े हो गए, बाल्टी भर ली पानी की और सब पे फेंक दिया। तो उससे क्या होता है ना, सब पे फेंकने से थोड़ी थोड़ी एनर्जी जाती है, सब पे थोड़ा थोड़ा पानी जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है भाई साहब, ये एक इंस्टाटेनियस या फिर बोलो कि 1 to 1 प्रोसेस है। मतलब एक फोटोन इज इक्वल टू एक फोटो इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन, 1 फोटोन इज इक्वल टू 1 फोटो इलेक्ट्रॉन, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, एक फोटोन जो है वो एक फोटो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब एक फोटोन आया, उसने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, चल भाई बाहर, तो वो बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्या कर दिया, बाहर उसने निकाल दिया है। क्या हो रहा है भाई, हैंग हो गया क्या। चलो इतना समझ में आया। चलो अब इन्होंने बोला कि अभी अब इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज कर दे, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हो, फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हो तो भाई इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है, तो फोटो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब लीनियर ग्राफ आने वाला है फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में। तो ग्राफ आप लोगों के सामने है। ठीक है, चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट समझते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। अब हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी पोटेंशियल भाई, ये वाली पोटेंशियल, ये वाली पोटेंशियल, ये वाली पोटेंशियल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है। 1 मिनट में इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर आगे तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से इसको समझा देता हूँ। इस ग्राफ को पहले छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इस ग्राफ को पहले छोटा कर लेते हैं। अब सुनो, यहाँ पे आ जाओ। पहले इसको एक बार समझा देता हूँ। होगा क्या, ध्यान से देखना, होगा क्या, ध्यान से देखना। अभी क्या है,
कि भाई जैसे लाइट आ रही है, यहाँ से क्या आई, लाइट आई तो लाइट ने क्या किया यहाँ पे, मतलब फोटॉन्स आए, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, स्पेस चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, स्पेस चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्पेस चार्ज, स्पेस चार्ज नहीं मतलब स्पेस चार्ज बन जाता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स निकल के ऐसे बाहर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल के ऐसे बाहर की तरफ निकलना इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में, चलो जी। अब होगा क्या, हमने क्या किया कि अभी ना वोल्टेज नहीं लगाई हुई, कोई भी वोल्टेज नहीं लगी हुई वहाँ पे, कोई भी वोल्टेज वहाँ पे नहीं लगी हुई। इस ग्राफ को अभी के लिए यहाँ पे रख लो, अभी के लिए अपना इसको यहाँ पे रख लो, मैं बाद में बड़ा कर दूंगा इसको, इसको छोटा कर देते हैं, चलो चलो। अरे भाई क्या हो गया ये, चलो। अब इसको हमने, इसको बड़ा कर देते हैं ग्राफ। अब सुनो ध्यान से, हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, हमारा टॉपिक है यार पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैंने यहाँ बनाया, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल है। अभी स्टार्टिंग में पोटेंशियल जीरो है, अभी स्टार्टिंग में पोटेंशियल जीरो है, यहाँ की पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो उससे क्या होगा, ये जो स्पेस चार्ज है, मतलब स्पेस चार्ज रीजन बन गया है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे चार्ज आके इकट्ठा हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए यहाँ पे आके। अब यहाँ पे ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो अपने आप क्या करते हैं, इधर चले जाते हैं अपने आप, मतलब जीरो वोल्टेज पे भी कुछ ना कुछ करंट आप लोगों को मिलेगा, जीरो वोल्टेज पे कुछ ना कुछ करंट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, चलो। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस वोल्टेज को, मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है ना, मतलब नेगेटिव नहीं, मतलब ऐसे समझो, ये क्या है, एनोड है, इस एनोड को हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे, किसके साथ, इस बैटरी के पॉजिटिव के साथ, इस बैटरी के पॉजिटिव के साथ। ठीक है, और ये शिफ्टिंग वाला होता है भाई, पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव कर सकते हैं, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में, अब एक एनोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम करते हैं पॉजिटिव, और उसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना स्टार्ट कर देते हैं भाई, सब इंक्रीज, बिल्कुल पॉइंट्स में समझा रहा हूँ। अब जैसे सुनो, अगर यहाँ वाली वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे, मतलब और पॉजिटिव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे इधर आना शुरू हो जाएंगे, आना शुरू हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा भाई साहब। ठीक है, इतने बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। लेकिन जब आप यहाँ पे एक वोल्टेज के बाद, मतलब एक पॉइंट के बाद वोल्टेज को बढ़ाते हो, जैसे कि मान लो ये वाली वोल्टेज है, जैसे कि मान लो ये वाली वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज है। ठीक है, मान लो इसके बाद आपने दोबारा से, अब क्या हुआ कि वोल्टेज बढ़ानी शुरू करी, उसके बाद क्या है भाई साहब, करंट आप लोगों का स्थिर है, करंट आप लोगों का कैसा है, स्थिर है। क्यों भाई, करंट अब कांस्टेंट हो चुका है, सैचुरेशन में आ चुका है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं दूसरी साइड। तो अब अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के भी आ रहा है इस प्लेट से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल के भी आ रहा है, तो वो एक स्लो इलेक्ट्रॉन होगा, और वो कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ऐसी चीज क्रिएट नहीं कर पाएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि सिंपल भाषा में ये बोलो कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए एक वोल्टेज के बाद, स्पेसिफिक वोल्टेज के बाद, तो उसके बाद आप बोलोगे कि करंट जो है भाई साहब वो कांस्टेंट हो जाता है, तो आप सेचुरेशन बोल सकते हो या सेचुरेट बोल सकते हो, दिख रहा है, सेचुरेट बोल सकते हो। ठीक है, या सेचुरेशन करंट बोल दो, क्या बोल दो, सेचुरेशन करंट बोल दो। ठीक है, ये बोल दो यार, समझ में आया, मतलब जीरो पे क्या है भाई, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे उधर, क्योंकि कुछ ढीठ थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी थी, वो एनोड की तरफ जा रहे थे। अब वो जा रहे थे तो करंट फ्लो होगा, तो इसलिए करंट जीरो से स्टार्ट ना होगा, किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब वोल्टेज बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाने शुरू हुए, और एक टाइम एक वोल्टेज के बाद क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, आप कितनी भी वोल्टेज बढ़ा दो करंट आपका स्थिर रहने वाला है। क्लियर है, चलो। अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव ना करके इस प्लेट को नेगेटिव कर देते हैं, पॉजिटिव ना करके इस प्लेट को, ए वाली प्लेट को हम अब क्या ऐसा करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं, और नेगेटिव में ही इंक्रीज करना शुरू करेंगे। पहले मैंने इसको -2 वोल्ट किया, मान लेते हैं -2 वोल्ट किया। जैसे ही हमने इसको -2 वोल्ट किया, तो भाई यहाँ पे अब क्या था, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे थे, मान लो ये स्पेस चार्ज है, तो ये अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स उधर उधर जाएंगे, बट उतने नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन फोर्स आ जाएगी।
क्योंकि ये वाली प्लेट नेगेटिव हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। तो भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उधर नहीं पहुंच पाएंगे, कम इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे, मतलब अब करंट नेगेटिव में आप बोल सकते हो कि एक तरीके से आप बोलो कि फोटो करंट घटना शुरू हो गया है। और फोटो करंट क्या है, घटना शुरू हो गया। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा और नेगेटिव किया, तो भाई पहले मान लो अगर 5 पहुंचे थे तो अब 2 पहुंचे हैं इस प्लेट की तरफ, तो ये और करंट घट गया। एक वोल्टेज आपने इंक्रीज करी, नेगेटिव में एक वोल्टेज आपने इंक्रीज करी, जहां पे एक ऐसी वोल्टेज तुम्हें मिलेगी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं पहुंच पाएगा, और उस वोल्टेज को हम बोलते हैं रिटार्डिंग, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब द पोटेंशियल एट विच फोटो करंट बिकम्स इक्वल टू जीरो। भाई वो वोल्टेज जिसके ऊपर, एक नेगेटिव वोल्टेज जिसके ऊपर फोटो करंट जीरो हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये फिक्स्ड इंटेंसिटी के लिए था भाई साहब। अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्या होगा, अब अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो हमारा इनिशियल करंट पहले वाले पॉइंट से ऊपर होगा, हमारा इनिशियल करंट पहले वाले पॉइंट से ऊपर होगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है भाई वो सेम है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है सेम है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाई है, अगर इंटेंसिटी बढ़ाई है, उससे क्या हो रहा है, उससे सिर्फ ये हो रहा है कि करंट तो इंक्रीज है, बट उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसी है, देखो यार स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वो सेम है, पहले के मुकाबले सेम है, ये याद रखना। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहती है। हाँ, फ्रीक्वेंसी अगर बदलते हो, फ्रीक्वेंसी अगर बदलते हो तो आपकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी वो अलग अलग होगी। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, चलो जी। अब आ जाता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिखो, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिखो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन था, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आप लोगों के पास एच फ्रीक्वेंसी माइनस एफ, और ये आ गया ई वी नोट। ये जो वी नोट है ये कौन है, यही आप लोगों के पास है भाई साहब, क्या, यही आप लोगों के पास है क्या, यही आप लोगों के पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है, और ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब सुनना ध्यान से, इन्होंने बोला इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मतलब ग्राफ हमारा फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में होना चाहिए, तो ग्राफ ये रहा। लेकिन इस ग्राफ को समझने से पहले हम इसको समझेंगे, इस ग्राफ को समझने से पहले हम इसको समझेंगे। देखो ये वही कंडीशन है, वोल्टेज वाली और करंट वाली। अब इतना तो तुम्हें पता है कि भाई जीरो से स्टार्ट ना होकर यहाँ से करंट शुरू होता है, वोल्टेज बढ़ाते हो तो यहाँ पे आ जाता है, और उसके बाद करंट स्थिर हो जाता है, जिसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और एक पॉइंट पे आके किसी एक वोल्टेज के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कैसा हो जाता है, मतलब करंट जो है वो जीरो हो जाता है, उसको बोलते हैं हम कौन सी पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, चलो जी। अब हम क्या कर रहे हैं यार, यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। अगर भाई साहब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वी नॉट भी तो बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो वी नॉट भी तो बढ़ रहा है। तो देखो यार पहले फ्रीक्वेंसी वी वन थी, अब मैंने वी टू कर दी उससे ज्यादा, तो वी नॉट मेरा आगे की तरफ आ गया, वी थ्री कर दिया ज्यादा तो आगे की तरफ आ गया। ये चीज समझ में आई या नहीं, ठीक है, ये चीज समझ में आई या नहीं है। इस केस में जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इंटेंसिटी सेम है, भाई इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, सेम है, दिख रहा है, इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है। इंटेंसिटी यहाँ पे कैसी है भाई साहब, फिक्स्ड है। और जब इंटेंसिटी फिक्स है तो उस टाइम पे अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी के साथ खेल कर रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो अलग अलग है। लेकिन अगर इंटेंसिटी अलग अलग है, अगर इंटेंसिटी अलग अलग है और फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, ठीक है, तो भाई आप फिक्स्ड है तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फिक्स होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फिक्स है। क्लियर, चलिए। अब यहाँ पे देखो भाई इनके बीच में कैसा रिलेशन है, वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ कैसा आएगा, एक लीनियर आएगा ऐसे। ठीक है, अब ये दो मेटल्स के लिए बनाया हुआ है, मेटल ए मेटल बी के लिए, इधर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया, इधर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक मेटल के लिए ये शुरू हो रहा है यहाँ से, एक मेटल के लिए शुरू हो रहा है यहाँ पे। अरे भाई हर एक मेटल के लिए अपनी अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, जिससे नीचे एमिशन नहीं होता, या फिर बोलो कि जिस
उस पॉइंट पे आके एमिशन होता है। भाई ये मान लो एक फ्रीक्वेंसी है वी नॉट, ये ए के लिए तो एमिशन कर रहा है, बट वी नॉट पे एक बी के लिए एमिशन नहीं हो रहा। उसको क्या है, थोड़ी सी और फ्रीक्वेंसी चाहिए, ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। तो ग्राफ भाई कुछ ऐसा आने वाला है, ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। आई होप जितने भी ग्राफ्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ना पूरा समराइज कर देंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या बात हुई, बट एक बार देख लो यार। देखो ध्यान से, हमने अभी रिलेशन लिखा ना कि वी नॉट ई वी नॉट इज इक्वल टू, अरे भाई कलर दूसरे में, ई वी नॉट इज इक्वल टू क्या है, एच फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव या फाइव नॉट। अब वी नॉट और एफ में कैसा रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट का रिलेशन है ना, स्ट्रेट लाइन तो आना ही आना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ तो उससे वी नॉट भी इंक्रीज हो रहा है, वी नॉट भी इंक्रीज हो रहा है। ए के लिए कर रहा हूँ तो उससे भी वी नॉट इंक्रीज हो रहा है। अब इनको अलग अलग क्यों है, क्योंकि मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा ना, कि भाई एक तो पर्टिकुलर मान लो, एक तो 2 फ्रीक्वेंसी पे, 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे कर देता है एमिट, एक 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे एमिट करता है। तो मटेरियल टू मटेरियल वो वेरी करता रहेगा। क्लियर है। चल, तो यहाँ पे आप लोग ये कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है वो किसका जाता है। यहाँ पे आप ये भी बताना कि जो वर्क फंक्शन है भाई साहब किसका जाता है, वर्क फंक्शन ऑफ बी ज्यादा है या फिर वर्क फंक्शन ऑफ ए ज्यादा है, ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो अब समराइज कर लेते हैं जो जो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है ना, जो भी हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, जो भी हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया उसके फीचर्स एक बार हम देख लेते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिली है वो देख लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, कोई भी आप लोगों को मटेरियल दिया होगा, फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मतलब जिसपे लाइट फेंकने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये तो पढ़ के आए हैं कि भाई अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है, तो पहले ग्राफ में ही पढ़ा था ये। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे की हम बात करें तो ध्यान से देखना, for a given photosensitive material and frequency of incident radiation, saturation current I is found to be proportional to the intensity of incident radiation, whereas the stopping potential is independent of the intensity। देखो यार, ये दूसरे ग्राफ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं कि भाई देखो सेचुरेशन करंट यहाँ पे अलग अलग है, जब फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, बट इंटेंसिटी अलग अलग है। मतलब आप बोल सकते हो कि सेचुरेशन करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, बट पोटेंशियल फिक्स्ड है। दूसरे में यही बोला है, इसमें ध्यान से देखो, इन्होंने बोला है इट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब सेचुरेशन करंट डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी के ऊपर, इंटेंसिटी ज्यादा तो सेचुरेशन करंट ज्यादा। ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है, वो उसी पॉइंट पे रह रही है। सेकंड ग्राफ की बात करिए। चलो जी, थर्ड ग्राफ में क्या बोला, थर्ड ग्राफ में क्या बोला भाई, ग्राफ नंबर तो नहीं लिखा हुआ बट हम बोल देते हैं। हमें एक फ्रीक्वेंसी मिली जिसको हमने बोला मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। इस फ्रीक्वेंसी पे या इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर एमिशन होगा किसी एक मटेरियल के लिए, इस फ्रीक्वेंसी से नीचे एमिशन नहीं होगा, इस फ्रीक्वेंसी से नीचे एमिशन नहीं होगा, बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। क्लियर है। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, वो इंक्रीज होते हैं लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। समझ में आ रही है चीजें। ये कौन से ग्राफ की बात कर रहा है भाई सर, ये इस ग्राफ की बात कर रहा है, इस ग्राफ की बात कर रहा है। क्लियर है। सिंपल इक्वेशन मैंने तुम्हें बता दी है, उससे ये सारा हो जाएगा। देखो क्या बोला थर्ड में इन्होंने, इन्होंने बोला है अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, और क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी वो लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं। इस फ्रीक्वेंसी के बाद ये दोनों लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं अलग अलग मटेरियल के लिए। ठीक है, चलो थर्ड पे आ जाओ, सॉरी फोर्थ पे आ जाओ। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो एक इंस्टाटेनियस प्रोसेस है, मतलब इसमें भाई साहब कोई डिले नहीं होता है, कोई भी डिले यहाँ पे नहीं होता, कोई भी टाइम लैग नहीं होता, मतलब इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। 10⁻⁹ से भी कम में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है अगर जब उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करी जाती है। समझ में आया।
ठीक है, मतलब कम लाइट भी इलेक्ट्रॉन्स ले जाती है निकाल के। 10 - 9 सेकेंड का जो है भाई साहब टाइम लगता है, 10 - 9 सेकेंड का। कितना कम टाइम है, सेकंड, 1 सेकंड कितना छोटा होता है, और ये तो 10⁻⁹ है। मतलब आप बोल सकते हो 1/10⁹ 1/10⁹ इतना टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में। तो ये है भाई साहब कुछ फीचर्स किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ा उसके। चलिए तो अभी पढ़ते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और इस वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, दोबारा से मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से। देखो इस थ्योरी में जो चीजें बोली इसके अपोजिट वहां पे बातें बोली गई। इसमें बोला कि इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। इसमें बोला गया है कि एक 1 to 1 प्रोसेस है, या फिर बोलो कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसमें टाइम डिले नहीं होता, मतलब एकदम से बस इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन गिरा और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर आ गया, है ना। दूसरा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी डायरेक्ट किस पे जाती है यार, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाती है। जैसे कि अभी मैंने एक बैलून वाला एग्जांपल लिया था कि होली वाले दिन क्या होता है, बैलून भर के किसी एक को निशाना मारते हैं और बाल्टी लेके अगर किसी पे फेंके तो वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो भाई हर एक को थोड़ा थोड़ा सा पानी मिल रहा है। लेकिन अगर बैलून एक ही उठा के एक पे रख दिया तो उसको ज्यादा फोर्स भी लग रहा है और पानी भी ज्यादा मिल रहा है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है कि एक फोटोन ना पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन पे जाता है, बट इसके अपोजिट सारी चीजें वहां पे हो रही हैं। यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, वहां पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अब यहाँ पे उस चीज को ही पढ़ते हैं। वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने बोला कि भाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एट द सरफेस ऑफ मेटल, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएंट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, मतलब उनको लगातार एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक में एक कहानी बोली गई कि यार इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन आया उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बट यहाँ पे बोला कि कॉन्टिन्यूसली ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं, एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अगर आप इंटेंसिटी को ज्यादा करते हैं, ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर आर द एम्पलीट्यूड। ये लाइन बेशक से छोड़ सकते हो तुम, अब सीधा यहाँ पे चलो, मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पे चलो, द ग्रेटर द इंटेंसिटी, द ग्रेटर शुड बी द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यार वो लगातार क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब क्या है देखो, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे तुमने पानी की पाइप ली और उसको ऐसे पेड़ पौधों, बहुत सारे पेड़ पौधे तुमने लगा रखे हैं छोटे छोटे, और उनमें ऐसे पानी का छिड़काव करना शुरू कर दिया। तो क्या पानी थोड़ा 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 सब में जा रहा है। अब तुम्हें क्या करना होगा, वो ज्यादा पानी अगर देना तो बहुत सारे टाइम के लिए क्या करना होगा, पानी का छिड़काव करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम पर्टिकुलर एक पौधे को ही पानी ज्यादा देना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, एक मग या एक बाल्टी उठाओगे और उसको ऐसे उसी के पास डाल दोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो छिड़काव वाला काम हो रहा है कि भाई यहाँ पे इसने ये बोला कि अगर ग्रेटर करते हैं हम इंटेंसिटी, ग्रेटर शुड बी द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 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 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई विद इंक्रीज इंटेंसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यार ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उनकी ज्यादा हो सकती है। ये उल्टा बोल दिया, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से यहाँ पे बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। वेव थ्योरी में ये बात बोली गई, बट फोटो इलेक्ट्रिक में क्या बोला गया कि भाई इंटेंसिटी और काइनेटिक के बीच में कोई चक्कर नहीं है, मतलब वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो एक तो कमी ये थी सबसे बड़ी इस थ्योरी के अंदर। ओके, ऑल्सो no matter what the frequency of radiation, a sufficiently intense beam of radiation should be able to impart enough energy to electron। मतलब यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे वहां पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, वहां पे पिंच ऑफ फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं, बस इंटेंस बीम होना चाहिए, इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए और वो सफिशियंट है, वो एनर्जी दे देगा। वाओ, नाइस। उसके बाद इन्होंने बोला, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है एग्जिस्ट नहीं होती। तो भाई ये जो ऑब्जर्वेशंस थी वेव थ्योरी में, ये बिल्कुल उल्टी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। मतलब ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कमियां थी, ये चीजें आप बोल सकते हो कि कमियां थी इस थ्योरी की। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, इसी से रिलेटेड, ध्यान से देखो। इस वेव पिक्चर के अंदर ही मैथ्स देखो यार, सारी चीजों में एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई चीज रहे ना हमारी। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, और एंटायर वेव फ्रंट पे हो रहा है। वेव आ रही है, पूरे वेव आ रही है ऐसे, और उसको वो एब्जॉर्ब करता जा रहा है।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी, लार्ज नंबर ऑफ क्या कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं एनर्जी। तो इसका मतलब यहाँ पे उनको बाहर आने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि सारे, अरे वही बताया ना कि अब एक पानी की पाइप ले लो, छिड़काव कर रहे हो, तो उनको सफिशिएंट पानी मिलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे बड़े, सबको एनर्जी एक ही बार में दे रहे हैं, है ना, तो वो घंटों जो है भाई साहब ले लेंगे बाहर आने के लिए। तो इट कैन टेक आवर्स और मोर फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन टू पिक अप द सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द वर्क फंक्शन एंड कम आउट ऑफ द मैटर। तो भाई यहाँ पे भी इनकी बात जो है मतलब सही नहीं लगी, ये थ्योरी यहाँ पे भी आके फेल हो गई। क्लियर है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो एक इंस्टाटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, क्या है वो, क्या है, इंस्टाटेनियस प्रोसेस है। एक मिनट रुकिएगा यार, एक मिनट रुकिएगा। ओके, ओके, चलिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक इंस्टाटेनियस प्रोसेस है। तो इसका मतलब आप सीधा सा बोल सकते हो, द वे पिक्चर इज अनेबल टू एक्सप्लेन द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जो वेव थ्योरी थी वो ये मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो यहाँ पे ये आके फेल हो गए। क्लियर, समझ में आ गई ये चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब आता है यार डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, या फिर आप इसको बोल सकते हो डी ब्रोय। क्या बोल सकते हो बेटा आप इसको, डी ब्रोय भी बोल सकते हो। अब जैसे हमने यार ये पढ़ा कि जो रेडिएशन है वो एज ए वेव मतलब इंटरफेरेंस के थ्रू पढ़ लिया, डिफ्रैक्शन के थ्रू पढ़ लिया, पोलराइजेशन के थ्रू पढ़ लिया, और अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ लिया कि रेडिएशन एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मतलब डी ब्रोय थे, उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस लिखी, या फिर आप बोल सकते हो कि उन्होंने एक बात बताई कि भाई जिस तरीके से अगर रेडिएशन के दो चेहरे हैं, वैसे ही मैटर के भी दो चेहरे हो सकते हैं। इन 1924 उन्होंने बताया कि लाइक रेडिएशन मैटर टू शुड हैव ड्यूल नेचर। उनके पास भी भाई ड्यूल नेचर हो सकते हैं मैटर के पास, मतलब उन्होंने बोला कि मैटर एज ए पार्टिकल, मैटर दिख रहा है, चलो, मैटर जो है एज ए पार्टिकल बिहेव कर सकता है, और मैटर एज ए वेव भी जो है बिहेव कर सकता है। उन्होंने इसका रीजन क्या दिया, उन्होंने बोला यार ही रीजन दैट द नेचर वाज सिमेट्रिकल, मतलब उन्होंने सिमेट्री का सहारा लिया कि अगर भाई ये अगर रेडिएशन के दो रूप है तो मैटर के भी दो रूप है, रेडिएशन के दो रूप है तो मैटर के भी दो रूप है, ये रीजन दिया। और इसके लिए भाई साहब उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इन्होंने ये चीज बताई थी, परफॉर्म गीगर्स सॉरी डेविसन एंड जर्मन ने किया था, वो हमारे जर्मन में किया था, डेविसन एंड जर्मन ने किया था, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक बात बोली थी, इन्होंने एक बात बोली थी कि भाई कोई भी एक पार्टिकल अगर है, कोई भी एक पार्टिकल अगर है, मान लो कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, और वो पार्टिकल कैसा है, अगर वो मूविंग है, अगर वो कैसा है, मूविंग है, तो भाई साहब वो वेव निकालेगा, मतलब वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, और जो वो वेवलेंथ मतलब जो वो वेव निकलती है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होगी। यहाँ पे जो पी है वो कौन है, मोमेंटम है, ये पी कौन है भाई साहब, यहाँ पे मोमेंटम है। ठीक है, इन्होंने ये बात बोली थी और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज, क्योंकि ये बात आगे जाके डेविसन एंड जर्मर जी ने सिद्ध कर दी थी। क्लियर है, चलो ये नहीं है बस बोल दी थी तो मिल गया, नहीं, बाद में ये चीज प्रूफ हुई इनके बाद। तो आप बोल सकते हो कि जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा, मूव करेगा, तो वो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करेगा, या फिर वो वेव्स निकालेगा, और उनकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी इज द मोमेंट। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब एनसीईआरटी का सहारा लेते हैं भाई। मैंने पहले बोला कि एनसीईआरटी में छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे लिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ ये ब्लू पेन उठा लेते हैं। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है, अब यार ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी कहती है कि देखो, ऐसे तो हमारे यहाँ जैसे, अच्छा एक चीज तो हमने बात ही नहीं करी, मैटर के दो रूप की बात कर रहे थे कि मैटर एज ए पार्टिकल बिहेव करेगा, मैटर एज ए वेव। अब पार्टिकल तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यार मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सबसे ही तो बने होते हैं ना, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेव जो है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डी ब्रोगली के अंदर। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या कहती है कि भाई अगर
मैटर में से वेव निकल रही है, तो इतने सारे मूविंग हमारे पास मैटर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फिर उनसे वेव तो निकलती हमें दिखाई नहीं देती। तो सुनो ध्यान से, इन्होंने क्या बोला। इन्होंने एक बात बोली कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मतलब कैलकुलेशन से समझाया कि एक बॉल लेते हैं जिसका मास कितना है, 0.12 किलोग्राम है। ठीक है, एक बॉल लेते हैं जिसका मास कितना है, 0.12 किलोग्राम है। ओके जी। और ये स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड के साथ जो है भाई मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मूव होगा तभी वेव निकालेगा ना। चलो जी, एक बॉल हमने ली जिसका मास है 0.12 किलोग्राम, और उसके बाद उसकी जो स्पीड है भाई वो 20 मीटर पर सेकेंड है, उसकी स्पीड के साथ वो मूव कर रही है। तो हमने पहले क्या करा, मोमेंटम निकाली, जो कि आफ्टर कैलकुलेशन आप लोगों के पास ही आ जाने वाली है। तो फिर हमने लैम्डा निकाला। लैम्डा कैसे निकलेगा, एच अपॉन पी से, और एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होने वाला, नीचे पी की वैल्यू हमने रख दी। हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखो इस वैल्यू को, 2.76 इंटू में 10⁻⁻34, मतलब 2.76 के नीचे 10, मतलब एक लगा के और 34 जीरो लगा देनी है ना, 34 जीरो लगा देनी है आप लोगों को। भाई इतना छोटा नंबर आ रहा है, इतना छोटा नंबर आ रहा है, ये बहुत छोटा नंबर है। मतलब ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो वेवलेंथ आई है ना, ये बहुत ज्यादा स्मॉल आई थी। ये वेवलेंथ कैसी थी भाई साहब, बहुत ज्यादा स्मॉल थी, मतलब इसको मेजर किया ही नहीं जा सकता था। तो ये रीजन है कि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। बट जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अटोमिक डोमेन में हम बात करते हैं या सब अटोमिक डोमेन में बात करते हैं, तो वेव करेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। एंड इसी में बेस्ड हम अब इलेक्ट्रॉन की जो है करने वाले हैं। ठीक है, इसी को ही हम क्या करने वाले हैं, इसी में ही अब हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को मेजर करने वाले हैं। मेरे ख्याल से इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सुनो। अच्छा, मैटर वेव्स क्या होती हैं, कई बार तुमसे पूछ लिया जाएगा यार व्हाट इज द मैटर वेव्स, तो तुमने बोलना है ए वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल। एवरी मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसे बोला जाता है मैटर वेव, या फिर डी ब्रोगली वेव भी इनको बोला जाता है। अभी हम एनसीईआरटी में ना कुछ स्पेशली मेंशन नहीं है कि आप वेवलेंथ जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखो इलेक्ट्रॉन के लिए, कुछ ऐसा स्पेशली मेंशन नहीं है। बट हम एक बार, क्योंकि डी ब्रोगली वाले पोर्शन में ये दे रखा है एनसीईआरटी में, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं टॉपिक डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन लेंगे भाई साहब, और उस इलेक्ट्रॉन का हमने बोला कि मास कितना है, स्मॉल एम है, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, स्मॉल ई है। इसको हम एक्सेलरेट कराएंगे, क्योंकि अब ये रखा है तो इसको एक्सेलरेट कराएंगे, मूव कराएंगे, तभी तो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करेगा ये। हम इलेक्ट्रॉन लिया जिसका मास एम है, उसके ऊपर चार्ज ई है, अब इसको हमने एक्सेलरेट कराया एक पोटेंशियल से जो कि है वी। तो अगर भाई एक्सेलरेट कराया है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर से लिखेंगे या नहीं लिखे, यस और नो। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, के इज इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय में एम, ऐसे लिख दूं। मतलब मैंने एम से मल्टीप्लाई भी कर दिया, एम से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, चल राइट हैंड साइड। तो मेरे पास आ गया के इज इक्वल टू कितना, हाफ एम वी, इसका होल स्क्वायर हो गया, नीचे एम है। अब पी जो होता है, मोमेंटम जो होता है, वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। पी जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी है, हाफ पी स्क्वायर बाय में एम है। ठीक है, अब यहां से हम ना क्या करते हैं, देखो हमें निकालना है लैम्डा, हमें निकालना लैम्डा, लैम्डा होता है एच अपॉन में पी, तो हम यहाँ से पी निकाल देते हैं। तो पी हमने निकाला, यहाँ से ये बनेगा 2 एम काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट। अब काइनेटिक एनर्जी को मैं भाई ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ई वी से भी तो लिख सकता हूँ। अभी पढ़ के आए हैं व्हाट इज भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या के ई वी के इक्वल कैसे लिखते हैं वो वही बताया था ना। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम वी लगा के उसको एक्सेलरेट करा रहे हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं के को ई वी के बराबर। तो पी की वैल्यू आ गई कितनी, अंडर रूट में 2 एम ई वी मेरे पास आ चुकी है। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई है कितनी, एच अपॉन में अंडर रूट 2 एम ई वी आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे
अंडर रूट टू तो एक वैल्यू है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बात करूं, चार्ज की वैल्यू की बात करूं, तो भाई यहाँ पे जो मुझे लैम्डा मिलेगा वो मिलेगा 1.227, कुछ ऐसा मिलने वाला, 1.227 अपॉन में अंडर रूट वी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, नैनो मीटर हमें मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? नैनोमीटर हमें मिलने वाला है। क्लियर है? चल, तो ये है हमारे पास वैल्यू। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, मैटर वेव्स भी कर लिया, डी ब्रोगली वेव्स भी कर लिया। एक बार देख लो दोबारा से भाई साहब, हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया जिसका मास m है, चार्ज उसके ऊपर e है, उसको एक्सेलरेट करा एक पोटेंशियल v से। ठीक है, और जब एक्सेलरेट करा रहे तो वो एक चल रहा है, मूविंग हो गया, तो उसकी स्पीड आ गई v। तो काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे m मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और डिवाइड किया m, तो ये बन गया ये फॉर्म। m और v को p लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, p निकाल लिया, अंडर रूट इधर आ गया ना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। अब k की वैल्यू ईवी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिखा, लेमडा की वैल्यू h अपॉन में दिस होती है, बस बात खत्म हो गया। तो ये है आप लोगों के पास डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है, आता है हमारे पास हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, क्योंकि हमें इसके प्रूफ्स नहीं करने, सिर्फ एक फॉर्मूला है और उसको समझना है। ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है यार? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? और ये बोर्ड एग्जाम में आया था लास्ट टाइम, तो इसलिए इसको करवा रहा हूँ मैं, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या फिर कोई दूसरा पार्टिकल हो, एट द सेम टाइम एग्जैक्टली। मतलब एक ही टाइम पे आप किसी पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों नहीं बता सकते, एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट उसकी पोजीशन नहीं बता सकते उसी टाइम पे। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इन्होंने फॉर्मूला दिया डेल्टा एक्स डेल्टा पी। डेल्टा एक्स जो है वो क्या है भाई? अनसर्टेनिटी किसमें? पोजीशन के अंदर। और डेल्टा पी क्या है? वो सर्टे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मतलब ये आप बोल सकते हो एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम। ठीक है, मान लेते हैं कि अच्छा ये किसके बराबर हुआ? ये एच बार के बराबर हुआ, जो कि कांस्टेंट कहलाता है। अब मान लेते हैं कि जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है? m है, और ये विद वेलोसिटी v के साथ चल रहा है, विद वेलोसिटी v के साथ चल रहा है। तो आप भाई साहब इसकी मोमेंटम मेजर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यार किसी पार्टिकल का आपको मास पता है, किसी पार्टिकल को मास पता है और उसके साथ उसकी वेलोसिटी भी पता है, भाई उसकी मोमेंटम आप निकाल पाओगे, इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, फिक्स बता दोगे कि हाँ यार इसकी मोमेंटम ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम थी वो तो जीरो हुई ना। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वो कितनी हुई? जीरो हुई। इसका मतलब तो ये हुआ। तो फॉर्मूले में पुट करके देखो कि पोजीशन में कैसे आती है, फिर मतलब पोजीशन क्या है। तो भाई डेल्टा एक्स अगर मैं यहाँ से निकालूं फॉर्मूले से, तो वो बनेगा एच बार, जो कि एक कांस्टेंट है, नीचे आएगा डेल्टा पी। तो डेल्टा एक्स मेरे ख्याल से आ जाएगा कितना? इन्फिनिटी। मतलब जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन के अंदर उसी टाइम पे वो इन्फिनिटी है, मतलब पोजीशन का तो पता ही नहीं है, मतलब एरर बहुत, इन्फिनिटी एरर है उसके अंदर, इनफाइनाइट एरर है उसके अंदर। तो ये देखो हो गई सिद्ध बात। इसी तरीके से अगर मान लो आप लोगों ने पोजीशन बता दी, मतलब पोजीशन बता दी, एग्जैक्ट पोजीशन बता दी, तो इसका मतलब पोजीशन में कोई एरर नहीं है। तो उस टाइम पे मोमेंटम बताओ यार, उसी टाइम पे मोमेंटम वो क्या होगी? एच बार बाई में डेल्टा एक्स। तो उस टाइम पे मोमेंटम कितनी होने वाली है? इन्फिनिटी। तो ये बात इन्होंने बोली कि भाई एक ही टाइम पे दोनों चीजें बताना बहुत मुश्किल है, मतलब नहीं बता सकते, नहीं मेजर कर सकते एक ही टाइम पे, मोमेंटम भी और पोजीशन भी। ठीक है, तो ये है हिजनबर्ग प्रिंसिपल। एंड यहाँ पे आके आपका चैप्टर जो है भाई साहब होता है खत्म। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना यार। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।